प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र भारती है। आज देश हित से जुड़े एक विषय के साथ आपके बीच में हूँ। आज हम बात करेंगे भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, क्यों उसके प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा और उनके क्या कारण रहे हैं कि लगातार 20 वर्षों तक प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी, ऐसे हालात क्यों बने। बांग्लादेश की हम बात करेंगे क्योंकि हमारा पड़ोसी देश होने के नाते पड़ोस का हमारे देश के ऊपर भी असर पड़ता है और उसके हमारे देश के लिए मायने क्या हैं, हम उसकी पड़ताल करेंगे। ये हमारे देश से भी जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मामला है। हम बात यदि करते हैं, स्थापक कहा जाता है मुजीबुर रहमान, उन्होंने 1971 के अंदर बांग्लादेश की बागडोर संभाली और 1972 के अंदर ही उस समय जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उन स्वतंत्रता सेनानियों को एक आरक्षण की घोषणा 1972 के अंदर की गई और लगातार 1972 से लेकर 2018 तक है जो उनको बांग्लादेश के अंदर 30% आरक्षण है जो वो दिया गया, जिनको लेकर कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन बांग्लादेश के जो हालत थे वो लगातार बदतर बनते गए और क्या हुआ, उसके बाद 1975 के अंदर ही 3 वर्षों के बाद ही बांग्लादेश के अंदर बगावत हो गई। जनता थी जो वो संतुष्ट नहीं थी और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर बड़े स्तर पर कत्लेआम हुआ, जिससे शेख हसीना का जो परिवार था उनके 18 व्यक्तियों की उस समय में 1975 के अंदर लोगों ने उनकी मृत्यु कर दी थी। और जो शेख हसीना और उसकी बहन थी विदेश में होने की वजह से वो बच गए थे। उसके बाद शेख हसीना ने लगातार संघर्ष करने के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों का विश्वास जीता और अवाम लीग पार्टी के माध्यम से वहां पर सत्ता जो अपने हाथों में लेने का कार्य किया। लेकिन धीरे धीरे जो शेख हसीना का रवैया था वो तानाशाही बनता गया, जिससे वहाँ के लोग जो सबसे अधिक परेशान थे, जो वहाँ का स्ट्रक्चर था, रिजर्वेशन का मामला था, उसमें जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण लगातार जारी रहा और वहाँ पर जो जिले बिल्कुल पिछड़े हुए थे उनको भी आरक्षण विशेष तौर पर दिया गया। वहाँ पर अल्पसंख्यकों और जो हैंडीकैप्ड है उनको भी आरक्षण वहाँ पर दिया गया। तो इस प्रकार से सिर्फ जनता के पास 43% ही जनरल जाति के पास है जो वहाँ पर आरक्षण बचता था और इस प्रकार के रोजगार समय पर वहाँ पर जनरेट नहीं हो पाए, जिनसे स्थिति बिगड़ती गई और बड़ी तादाद के अंदर पर मौजूदा समय में महंगाई दर थी 20% के आसपास थी, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई हो चुकी थी, जिससे आम जनता पूरी तरह त्रस्त थी। और लोगों की जो कमर है कोरोना काल 2018 के अंदर टूटने का कार्य हुआ, जिससे महंगाई बेकाबू हो गई और बांग्लादेश के लिए संभलना मुश्किल हो गया और जो आर्थिक स्थिति कमजोर हुई उसके बाद और लगातार शेख हसीना के तानाशाही रवैये की वजह से, उन्होंने जो तानाशाही कदम उठाए उनकी वजह से आम जनता से उनका विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया। शेख हसीना ने पूरी तरह विपक्ष को कुचलने का काम किया, जिसमें ऐसी कौन से हालात बने जिनसे जनवरी 2024 में ही दोबारा से सत्ता में आई और लगातार 20 वर्ष हो जाने के बाद भी शेख हसीना को देश भी छोड़ना पड़ा और प्रधानमंत्री का जो उनका पद था वो भी छोड़ना पड़ा। ऐसे कौन से हालात बने, तो वो शेख हसीना का पूरी तरह तानाशाही जो रवैया था, उनका जो तानाशाही तरीका था जिसमें जनता की आवाज़ को नहीं सुना गया, उनको पुलिस बल के द्वारा लगातार दबाया गया। और मौजूदा समय में वही हुआ जब लोग जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो आरक्षण था उसका विरोध कर रहे थे, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसमें पूरे बांग्लादेश के 300 के लगभग छात्र थे वो मारे गए, जिनसे लोगों में भारी गुस्सा था। और जनवरी 2024 में जब संसद का चुनाव था उस समय में जो बांग्ला नेशनल पार्टी है उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, जिससे शेख हसीना का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था दोबारा में सत्ता में आने के लिए, जिनमें से
225 में से 222 सीटें अकेली आवाम लीग पार्टी ने जीती थी, शेख हसीना ने जीती थी, जिससे वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनी। लेकिन लोगों में आम गुस्सा था, लोगों में ये सोच थी कि ये है जो लोगों द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ विपक्ष को कुचलने की वजह से प्रधानमंत्री बनी है। तो लोगों में लगातार गुस्सा था, लोगों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ चुकी थी, जिसको सुधारने के लिए शेख हसीना ने कोई कदम नहीं उठाए, जिनसे लोग लगातार महंगाई से पिसते रहे, बेरोजगारी से पिसते रहे और आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उन लोगों को अपना घर का गुजारा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ऐसे मुश्किल हालातों में अक्सर परिवारों में भी झगड़े हो जाते हैं, पति और पत्नी के बीच में भी अक्सर जो तंगी होती है उसमें झगड़े हो जाते हैं। तो बड़ी तादाद के अंदर जो लोगों का गुस्सा फूटा है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, यही कारण बनता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। और उस आर्थिक स्थिति और गुस्से के ऊपर शेख हसीना का ये बयान कि रजाकारों को आरक्षण क्या मिलेगा और रजाकारों को देशद्रोही कहकर आग में घी डालने का काम किया, जिससे लोग सड़कों पर आए। और 5 अगस्त को लॉन्ग मार्च का ऐलान लोगों ने किया, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं, बच्चे, छात्रों, बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। और आज तक इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था। इसको रोकने के लिए जब शेख हसीना ने 4 अगस्त को अपनी जो सुरक्षा सलाहकारों की अपनी एक बैठक बुलाई, उसके अंदर सेनाओं के 3 प्रमुख थे, उसके अंदर पुलिस के जो प्रमुख थे वो थे, उसके अंदर CID थी, जिन्होंने मंथन किया। और सेना ने पूर्ण तरह कह दिया कि जो 300 लोग मौजूदा समय में मारे जा चुके हैं, अब जो सेना है अपने लोगों के ऊपर बंदूक नहीं चलाएगी, अपने लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएगी। और जब शेख हसीना ने देखा कि सेना भी उसके विरुद्ध है, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता था कि खुद की जान बचाना और देश से निकल जाना। वो स्थिति को भांप कर देश से निकली। लेकिन मौजूदा समय में जो ये हाल भी देश के अंदर राजनीतिक समानता हो और सामाजिक और आर्थिक तौर पर अंतर्द्वंद होते हैं, बहुत बड़ी असमानता होती है, तो वहाँ के लोग जो लगातार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, वो लोकतंत्र को उखाड़ने का काम कर देते हैं, वो अपनी सत्ता को उखाड़ने का काम करते हैं। यह एक सिद्धांत है और सभी देशों में लागू होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। और बिल्कुल ऐसी स्थिति भारत के अंदर है। भारत के अंदर भी जब कोई विरोध प्रदर्शन होता है, जनता सड़कों पर आती है, उसको कुचलने का काम पुलिस बल के द्वारा किया जाता है। ये जनता का एक कल्चर है, जिसमें सत्ता के दम पर आवाज को चुप करवाने का काम होता है, जो बिल्कुल भी गैर लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक नहीं है। और भारत के अंदर भी हम देखते हैं इस प्रकार के जो मौजूदा समय में सरकार है, वो देश की इस आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह कमजोर कर रही है, जिसमें सबसे पहले तो देश के लोगों के अंदर ही धार्मिक आधार पर राजनीति कर कर बांटने का और फूट डालने का कार्य मौजूदा सरकार के द्वारा किया जाता है, जो अक्सर हिंदू मुस्लिम कर कर देश की एकता को खंडित करती हैं। देश की एकता और अखंडता उससे खंडित होती है और अपने ही देश के लोग उसमें ठगे महसूस करते हैं। और वे महसूस करते हैं जब उनको बार बार एहसास दिलवाया जाता है कि वो इस देश के प्रति ईमानदार नहीं है, तो उनकी भावनाएं पूरी तरह आहत होती है और इस प्रकार से लोगों में गुस्सा है जो भरता है। और मौजूदा जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार से भी बहुत कम पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। और चुनाव के अंदर भी जैसे अभी बहुत सी सीटों के ऊपर जो गिनती है, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं, वहां पर वोटें अधिक दिखाई जाती हैं और जो रिकॉर्ड है उनमें वोटें कम निकलती है। तो इससे भी जनता के अंदर भारी गुस्सा है और जनता में आम राय है कि गड़बड़ी हुई है चुनाव के अंदर। और जिस प्रकार से हम देखते हैं भारत के अंदर बेरोजगारी बड़े स्तर पर है, भारत के अंदर जो महंगाई है बड़े स्तर पर है, लोगों को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। और लोग, जो सरकार की नीति है, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को ही पूरे देश का धन संसाधन लुटा रही है। और देश को जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का मोदी सरकार का जो सपना है,
वह सपना भी एक प्रकार से झूठा साबित होगा। वह सपना भी धरातल को मजबूत करने वाला ही नहीं, भारत को मजबूत करने वाला ही नहीं, बल्कि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को मजबूत करने वाला, उनको ही अधिक आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला। तो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, लोगों की जेब में पैसे नहीं, और सरकार है जो टैक्स पर टैक्स लगाए जा रही है, बेहिसाब टैक्स लगाकर टैक्स का जो पैसा है उसको अपने चंद मुट्ठी भर उद्योगपति मित्रों को बांटने का काम जो सरकार कर रही है, यह रणनीति है जो बिल्कुल देश विरोधी है। यह रुकनी चाहिए और प्रत्येक भारतीय को मजबूत करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए, जिससे भारत चंद वर्षों के अंदर दुनिया में सबसे सक्षम बने, तीसरी अर्थव्यवस्था बने और पहले पायदान पर भी पहुंच सकता है। लेकिन सरकार की यदि नीयत ठीक रहेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। सरकार जो सरकारी उपक्रम है उनका निजीकरण धड़ल्ले से करती जा रही है। बेरोजगारी देश में बड़े स्तर पर है और सरकार है जो सरकारी नौकरियों को भरने की बजाय उनको खत्म करने जा रही है, और लगातार जो लोगों के पास आरक्षण है, जिनसे उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी है, उसको भी खत्म करने के हर रोज षड्यंत्र जारी हैं, जिनसे लोगों में आम गुस्सा बहुत अधिक है। लोगों के पास रोजगार नहीं है और रोजगार की कमी की वजह से लोग देश में अपना भविष्य उनको सुनहरा नहीं दिखाई दे रहा है और विदेशों की ओर लगातार पलायन करते जा रहे हैं। भारत के अंदर बड़ी तादाद के अंदर बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, जो देश के लिए बड़ी। भारत में भी कोई कर्मचारियों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, कोई भी जनता का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, और अक्सर उसको भी सरकार है जो पुलिस बल के द्वारा कुचलने का काम करती है, उन पर केस दर्ज करके इस प्रकार से उनको कमजोर करने का काम करती है। और जैसे किसानों ने आंदोलन किया, उनको देशद्रोही तक कहकर उनके आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। तो इस प्रकार से यदि बेरोजगार युवा सड़कों पर आते हैं तो उनको भी दबाने का काम सरकार करती है। सरकार सिर्फ लीपापोती के अंदर लगी हुई है। देश की जो आधारभूत समस्याएं हैं जिनसे देश कमजोर हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम लोगों के पास जो है, जो उनकी जेब के अंदर पैसे नहीं है, और जो उनसे मोटा टैक्स इकट्ठा सरकार करती है, उनको अपने चंद मित्रों पूंजीपतियों को लुटाकर देश का धन है, संसाधन है, वो लगातार लुटा रही है। ऐसी स्थिति देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और अक्सर अलग अलग राज्यों के बीच में, जैसे हरियाणा और पंजाब को पानी को लेकर झगड़ा होता है, इसी प्रकार से असम और अरुणाचल प्रदेश उसको सीमाओं को लेकर झगड़ा होता है। इसी प्रकार से कर्नाटक और केरल के बीच में पानी को लेकर झगड़ा अक्सर होता है। इसी प्रकार के झगड़े अक्सर देखने में मिलते हैं, जिनसे देश का अहित होता है। तो इन प्रकार की समस्याओं को सरकार को सुलझाना चाहिए, और लगातार जिनसे एक देश के अंदर असंतोष की स्थिति बनती है, आम जनता के अंदर असंतोष पनपता है, वो बेरोजगारी की वजह से पनपता है, महंगाई की वजह से पनपता है, और लोगों को कोई रोजगार ना मिले उसकी वजह से पनपता है। तो बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनके ऊपर सरकार को कुछ करना चाहिए, और जो देश हित के अंदर सरकार को सुशासन देकर सबका साथ सबका विकास है जो उस पर कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है, और अक्सर यही कारण होते हैं जो एक सत्ता को अक्सर चुनौती देते हैं और लोकतंत्र तक को उखाड़ने का काम करते हैं। जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अंतर विरोध होते हैं तो अक्सर लोग सड़कों पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का लोग कार्य करते हैं। इसी प्रकार की स्थिति भारत में बन चुकी है। बांग्लादेश की स्थिति से सबक लेते हुए मौजूदा भारत सरकार को भी देश के अंदर वो कारण खत्म कर देने चाहिए जिनसे लोगों में गुस्सा होता है। यही मेरा सरकार से आग्रह है। मैं सुरेंद्र भारतीय देश हित से जुड़ा हुआ एक विषय लेकर आपके बीच में आऊँगा। तब तक सभी साथियों को, सभी देशवासियों को जय भारत।